सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को राम राम साहब। आज 500 वर्षों बाद भारत में एक नया इतिहास है वो लिखा जा रहा है। आप सभी को पता है, आज हमारे अयोध्या नगरी में भव्य रामलला का मंदिर का भूमि पूजन समारोह है, वो कुछ ही देर में शुरू होगा। तो आप सभी को इसके लिए बधाई। और अभिभावकों से मेरा विशेष निवेदन कि राम और राम का चरित्र किसी धर्म से संबंध नहीं है, बल्कि परिवार में जो मर्यादा पूर्वक व्यवहार है वो राम है, वो रामायण है। तो आप घर घर रामायण के चरित्रों का चरित्र चित्रण है वो अपने मुखारबिंद से करें, ताकि जो वर्तमान में टूटते परिवार, उजड़ती सामाजिक व्यवस्था है वो ठीक हो सके। और ये हमारी महती जिम्मेदारी है कि हम हमारी अगली पीढ़ियों को सुसंस्कारित बनाएं। तो हम पढ़ रहे हैं IR, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। और पड़ोसी देशों के साथ संबंध में आज हम भारत और भूटान के संबंधों की चर्चा करेंगे। देखिए, भारत और भूटान दोनों की एक ही राशि है, भय अक्षर से दोनों की शुरुआत है, दोनों पड़ोसी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के भूटान के साथ कोई लंबे चौड़े विवाद नहीं है, दोनों के बीच किसी तरह का सीमा विवाद है वो नहीं है। एक छोटा सा विवाद थोड़े समय पहले उठा था, हम चर्चा करेंगे अपने वीडियो में विस्तार से, लेकिन वो भी समाधान जल्दी ही कर लिया गया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भूटान है वो कैसा देश है, किस इसकी स्थिति क्या है। भूटान सबसे बड़ी बात हैप्पी इंडेक्स में सबसे ऊपर है। ये बहुत छोटा सा राज्य है, बहुत कम संसाधन है भूटान के पास। और शायद आपने सामान्य ज्ञान की किताबों में पढ़ा होगा, दुनिया का सबसे गरीब देश भूटान, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि दुनिया का सबसे खुशनुमा वातावरण वाला देश भूटान। तो हमें इसका सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है वो हमें ये देखना होगा। भूटान की जो जितने भी भौतिक तत्व है उनमें अधिक रुचि नहीं है, शायद इसीलिए भूटान के जितने भी नागरिक है वो सबसे अधिक खुश मिजाज है। भूटान का पूरा ऑर्गेनिक कल्चर है, वहाँ पर्यावरण शुद्धता भी अधिक है और ये सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी विकसित कर रहा है। और भूटान है वो भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है भूटान की, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। यानी हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, उत्तरी पूर्वी भारत है, वो लगभग पूरा भूटान से सीमा से सटा हुआ है। और भूटान है, भूटान का सबसे जो बड़ा प्राकृतिक स्रोत है वो है भूटान का हाइड्रो प्रोजेक्ट, यानी जो पानी से बिजली उत्पन्न करने का, पनबिजली उत्पन्न करने का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो भूटान के पास है। और उसका बिजली का सबसे बड़ा खरीदार है वो भारत है। यानी हमारी जो उत्तरी पूर्वी देशों को जितनी भी विद्युत मिल रही है वो लगभग भूटान से ही खरीदी जाती है। भारत के 4 राज्यों का सीमावर्ती है, लेकिन फिर भी किसी तरह का सीमा विवाद भूटान के साथ नहीं है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और सबसे पुराना राजतंत्र, और राजतंत्र की भी एक विशिष्टता, भूटान का राजतंत्र शांत राजतंत्र है, बिल्कुल खुश मिजाज। और जो भूटान की राजधानी है थिम्पू, उसका हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, सभी कुछ जो विकास है वो भारत के द्वारा किया जाता है। भारत ने कभी भी भूटान को अलग देश नहीं माना है, बिल्कुल भारत और भूटान है वो उसके दोनों के संबंध भाई भाई की तरह है, छोटा भाई बड़ा भाई। भारत हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहा है। भूटान के संबंधों की चर्चा करते समय हमें केवल 2 संधियों का हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले ही बताया कि भारत और भूटान के बीच कोई लंबा चौड़ा विवाद नहीं है। सबसे पहले हमें भूटान और भारत के संबंधों को समझने के लिए उसके इतिहास में जाना होगा। सन 1865 में
सिमुचुलुक की संधि हुई थी, ट्रेटी ऑफ सिमुचुलुक है। अब आप कहेंगे तब तो भारत है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस समय जो संधि हुई थी वो ब्रिटिश भारत और भूटान के बीच में हुई थी। संबंध में संधि में दो शर्तें थी कि ब्रिटिश भारत है वो भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन भूटान अपनी विदेश नीति है यानी दूसरे देशों के साथ संबंध है वो स्वयं तय नहीं कर सकता। वो सारे संबंध है वो ब्रिटिश भारत के द्वारा या ब्रिटेन की शासन नेताओं के द्वारा तय किए जाएंगे। फिर ये 1865 में हुई और 1947 तक बरकरार रही। बिल्कुल जैसा तय किया गया वैसी व्यवस्थाएं चलती रही। इधर 1947 में भारत आजाद हुआ और अब भारत के साथ भूटान के नए संबंधों की नींव रखी जानी थी। और फिर से दोबारा 1949 में यानी स्वतंत्रता के 2 वर्ष बाद में इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो हुई, यानी भारत भूटान मित्रता संधि है वो की गई। उसमें भी 2 धाराएं रखी गई थी कि आंतरिक मामलों में भारत है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी आगे का जो कार्य होता है उस पर इतिहास का असर होता है। इसलिए किसी भी घटना को जानने से पूर्व पहले इतिहास जानना जरूरी होता है। जैसा ब्रिटिश भारत के साथ भूटान की संधि हुई थी बिल्कुल उसी तरह से भारत और भूटान के साथ भी वैसी संधि हुई। पहली सेक्शन 1 में कहा गया कि भारत है वो भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और नंबर 2 लेकिन भूटान की विदेश नीति है वो भारत के द्वारा तय की जाएगी। भारत के डायरेक्शन और निर्देशनों में ही भूटान की विदेश नीति है वो निर्धारित होगी। अब जो ये निर्देश शब्द है ये थोड़ा सा विवादास्पद रहा था। तो 2007 में जब राष्ट्र लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा था भूटान, तब निर्देश के स्थान पर शब्द रखा गया एडवाइस, जिसका हिंदी अर्थ है परामर्श या सलाह। यानी विदेश नीति तय करते समय भूटान है वो भारत से परामर्श या सलाह अवश्य लेगा, क्योंकि निर्देश के शब्द में की जो मानसिकता है कि मानना अनिवार्य होगा, लेकिन सलाह या परामर्श मानना अनिवार्य नहीं होता। अगर सही होती है तो मान ली जाती है। तो शब्द लिखा गया एडवाइस, जिसका अर्थ है सलाह या परामर्श। अब भूटान के और भारत के कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत कब से हुई? क्योंकि इधर भूटान और भारत में अभी तक इस तरह के कोई कूटनीतिक संबंध नहीं थे, बल्कि एकदम जैसा पूर्व चला आ रहा था। भूटान और भारत है वो भाई भाई की तरह या एक ही राज्य के 2 हिस्सों की तरह भूमिका निभा रहे थे। 1968 में भूटान में भारत ने अपना दूतावास खोला, क्योंकि उससे पूर्व तो यही था कि ब्रिटेन भारत के द्वारा ही उनकी विदेश नीति तय कर दी जाती थी, तो किसी तरह के दूतावास की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन 1968 है वो शुरुआत मानी जाती है कूटनीतिक संबंधों की, और भूटान में भारत का दूतावास खोला गया, भारत में भी भूटान का दूतावास खोला गया। और 1971 में है भूटान है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। इसमें भी भारत की अहम भूमिका रही थी, यानी 1971 से पूर्व भूटान है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। अब भूटान में पहले आपको बताया राजतंत्रशाही था और शांत राजतंत्र था, सुदृढ़ राजतंत्र था, लेकिन फिर भी भारत है वो बड़ा लोकतांत्रिक देश था। पूरे विश्व में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो छा रही थी, तो भूटान में भी इसका प्रभाव हुआ और 2006 से ही वहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसकी शुरुआत हुई। और फिर भूटान है उसमें संसद का गठन हुआ, संसद में 47 सदस्य है वो रहे। और इसे एक कोइंसिडेंस माना जाता है कि भारत 1947 में आजाद हुआ और भूटान के सदस्यों की संख्या 47 थी। और वर्तमान में भूटान के जो राष्ट्रपति, वहाँ राष्ट्रपति शब्द नहीं है, वहाँ के संविधान में राजा या राज प्रमुख कहा जाता है, लोकतंत्र में भी उनका वो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक शब्द शायद आप परिचित हो। अभी वर्तमान में लद्दाख में एक वांगचुक नाम के व्यक्ति हैं और उन्होंने काफी कुछ है वो लद्दाख के लिए काम किया था। और आप शायद जानते होंगे एक मूवी आई थी 3 इडियट, उसमें वांगचुक नाम का कैरेक्टर है और वो बच्चों को जो विषय चुनाव है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, वह उससे आपको नाम याद रहेगा। तो नाम क्या है भूटान के वर्तमान राष्ट्रपति का? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, नोट कर लीजिए।
आपको वीडियो में बोर्ड का जो स्क्रीनशॉट है वो दिया हुआ है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट वापस अपने पास रख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है वो लोताय शेरिंग। भूटान में जो भाषा है उसमें तो इंग्लिश में लिखा हुआ है लोटे प्रशन, यानी LOTEPRSHERING, लेकिन हम हिंदी में लिखेंगे लोताय शेरिंग। लोताय शेरिंग है वो इनके प्रधानमंत्री है। हमने बीच में चर्चा की थी, केवल भारत और भूटान के बीच है वो डोकलाम विवाद हुआ था। भूटान भी चीन भारत के बीच में बफर स्टेट है, क्योंकि दोनों तरफ थल सीमा लगती है। तो इस बफर स्टेट में भी चीन की हमेशा रुचि रही है, क्योंकि हमने आपको पूर्व के वीडियो में भारत चीन संबंध और भारत नेपाल संबंध में बताया था कि माओ त्से तुंग की जो 1 palm 5 फिंगर वाली थ्योरी है उसमें एक फिंगर है वो भूटान भी है। तो चीन हमेशा भूटान में अपना हस्तक्षेप करना चाहता है, क्योंकि जो चीन का भूटान का हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसमें लगभग जो 42% पन बिजली उत्पादन होता है उसका बड़ा खरीदार भारत है और चीन को यह बर्दाश्त नहीं है। तो चीन बीच बीच में विवाद है वो करता रहता है। डोकलाम है वो नेपाल, भूटान और भारत के सिक्किम राज्य और चीन के बीच एक छोटी सी जगह है, आप नक्शे में देख लीजिएगा डोकलाम। और चीन ने वहां हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, अपनी सेनाएं भेज दी। हालांकि भारत और भूटान के हस्तक्षेप के बाद चीन को पीछे हटना पड़ा था। केवल एक और एक मात्र एक यही विवाद है चीन और भारत के बीच में भारत और भूटान के बीच में इतना सा विवाद रहा था, और कोई विवाद नहीं है। भारत ने हमेशा भूटान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, थिम्फू को राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई है। भविष्य में भी इनके संबंध ऐसे ही बने रहेंगे, ऐसी हमारी आशा है। तो आपको भारत और भूटान के संबंधों में 2 संधियां और डोकलाम विवाद को विशेषतया याद रखना है। पहली संधि 1865 में हुई थी, दूसरी संधि 1947 में। आपको पूर्व में भी समझाया था कि IR पढ़ते समय आपको एक समय रेखा खींच लेनी है। जैसे हमने 1865 से शुरू करके वर्तमान 2018 तक वो आपसे चर्चा की है। तो 1865 में क्या घटना हुई, उसके बाद 1947, उसके बाद 1968 में दूतावास खोला गया, उसके बाद 1971 में UNO का सदस्य बना, और उसके बाद में जो संधि में परिवर्तन आया था 2007 में कि जो निर्देश के स्थान पर डायरेक्शन के अनुसार शब्द परिवर्तन किया गया था। ऐसे समय रेखा में अगर आप याद रखेंगे तो मेरा ये दावा है कि आप न केवल अभी अपने वर्तमान 12वीं कक्षा और आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जहाँ भी आप जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, और अगर आपका टॉपिक है भारत और भूटान संबंध, तो आप याद रखेंगे। और आगे की जो RS और IS की परीक्षाएं हैं उसमें भी आप भारत भूटान संबंधों को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, बहुत अच्छे से उस कंसेप्ट को लिख पाएंगे, क्योंकि विदेश नीति का कहीं भारत के नागरिक का वो विरोध नहीं करते हैं। तो आप भी अपना उत्तर लिखते समय हमेशा जो देश के द्वारा विदेश नीति निर्धारित की जाती है उसका पक्ष लिखेंगे, उसके विपक्ष को ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है कहीं भी। तो हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आज रामलला मंदिर का जो भूमि पूजन कार्यक्रम है वो अवश्य देखें, क्योंकि घर घर राम सीता के संस्कारों की आवश्यकता है। धन्यवाद।